राधे राधे। सुबह जब स्वाति की नींद खुली तो उसने देखा कि वह शारदा जी की गोद में सो गई थी। उसे यह देखकर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आज उसकी वजह से शारदा माँ की नींद पूरी नहीं हो पाई। वह धीरे से सरक कर उठ जाती है और शारदा जी के सिर के नीचे तकिया लगाकर उन्हें आराम देने की कोशिश करती है। फिर वह उनकी तरफ एकटक देखती है कि आज माँ की कमी पूरी हो गई। जैसे मेरी माँ मुझे प्यार किया करती थी, बिल्कुल उनके हाथों में माँ का ही आशीर्वाद और प्यार है। तभी शारदा जी की नींद खुल जाती है। स्वाति उनके पास ही बैठी रहती है, फिर कहती है, सॉरी आंटी, मेरी वजह से आज आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पाई। इतने में वहाँ यश भी आ जाता है और कहता है, माँ बेटी में क्या बातें चल रही है। माँ, इधर आपका बेटा भी खड़ा है, कहीं इस बेटे को भूल मत जाना बेटी पाकर। स्वाति कहती है, माँ, कहीं से जलन की बदबू आ रही है। दोनों हंस देते हैं। फिर स्वाति किचन में चली जाती है, चाय बनाकर लाती है यश और शारदा जी और अपने लिए। फिर चाय पीते हुए स्वाति कहती, आंटी, मैं एक बात बोलूं, यदि मैं आपको माँ कह के बुलाऊं तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तो माँ बेटी का प्यार है। मुझे और भी अच्छा लगेगा जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी। आज यश ने देखा कि स्वाति माँ के साथ बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। कल जब स्वाति यश को हॉस्टल में मिली थी तो उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। लेकिन यश ने स्वाति के बारे में कुछ पूछना चाहा तो स्वाति ने कल कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि वह यश को पाकर रोए जा रही थी। माँ के पास भी आई तो माँ की गोद में रोते रोते सो गई थी। यह देखकर रात को यश अपने कमरे में सोने चला गया और आज सुबह जब वह उठा तो स्वाति के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। स्वाति ने कहा, यस, अब मैं पिछली जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ स्वाति, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यश ने यह कहकर मुस्कुरा दिया और शारदा माँ ने स्वाति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, यह माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। स्वाति ने कहा, यस, मैं तो जीना ही भूल चुकी थी, लेकिन अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है स्वाति, जरा मुझे भी तो बताओ। यश ने बड़े उत्साह के साथ पूछा तो स्वाति ने कहा, मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी पर मेरे चाचा चाची हक जमा कर बैठे हैं। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था यश, लेकिन मुझे शक है कि मेरे चाचा चाची ने जरूर कुछ गड़बड़ी की है। तभी तो उन्होंने मेरे पापा की 13वीं के पहले से ही मेरी शादी किसी शराबी के साथ जल्दी आनन फानन में करवा दिया और मुझे उस घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं मरूं या जीऊं, आज तक उन्होंने मेरी खबर नहीं ली। मुझे बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं सारी सच्चाई को तह तक पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर मेरे माता पिता का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ठीक है स्वाति, इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, यश ने स्वाति की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो स्वाति भी मुस्कुराकर यश के हाथ में हाथ रख देती है। माँ दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती है। फिर यश कहता है, मैडम, अब यही प्लानिंग ही करती रहोगी कि ऑफिस भी चलोगी। श्वेता और यश दोनों तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। दोपहर लंच में श्वेता यश से मिलती है और कहती है, यश, तुम मुझे किसी वकील की व्यवस्था कर दो यदि तुम्हें जानकारी हो तो, क्योंकि मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। यश कहता है कि मैंने वकील को फोन कर दिया है, कल सुबह ही वह आ जाएंगे और हम दोनों तुम्हारे घर चलेंगे। श्वेता कहती है, यस, वैसे तो मैं अपने चाचा चाची को माफ कर देती, लेकिन उन्होंने मेरे माँ और पिता की 13वीं का भी इंतजार नहीं किया और मेरी शादी एक शराबी के साथ कर दी। मैंने बहुत मना किया, यहाँ तक कि मैं शादी के दिन भागने की भी कोशिश की तो मेरे चाचा चाची जबरदस्ती मुझे पकड़कर मंडप पर बिठाए रखे। ऐसा लग रहा था कि वह लोग मेरी शादी किसी साजिश के तहत कर रहे थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए मेरे पापा ने पहले ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दिया था। मेरे पापा ने यह लिखा था, इस प्रॉपर्टी का असली वारिस मेरा होने वाला बच्चा होगा। शायद मेरे चाचा चाची को इसी दिन का इंतजार था, लेकिन वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। मेरे साथ वह शराबी मारपीट करने लगा,
जिसकी वजह से मैंने उसके साथ तलाक ले लिया। अब यश बताओ मैंने क्या गलत किया? कुछ नहीं स्वाति, तुमने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। यह कहकर यश स्वाति को लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है और फिर दूसरे ही दिन यश और स्वाति एक वकील को लेकर स्वाति के घर पहुंच जाते हैं। वकील को देखकर स्वाति के चाचा चाची थोड़े डरे सहमे से हो जाते हैं। फिर कहते हैं, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आई। तुम्हें मैं कितना ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं स्वाति, तुम कहाँ रहने चली गई थी? स्वाति ने कहा, यह सब छोड़िए चाचा, पहले यह बताइए कि मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है? बेटी, प्रॉपर्टी के पेपर की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है? वह सब सुरक्षित ही रखे होंगे। स्वाति के चाचा ने बातें बनाते हुए कहा। तभी आगे की बात स्वाति के वकील ने शुरू किया। देखिए, हम यहाँ स्वाति की तरफ से आए हैं। जैसा कि स्वाति अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसीलिए स्वाति का अपने माता पिता के प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार बनता है। बातें हो ही रही थी कि अभी पिंटू और पंकज चाचा के दोनों लड़के आ गए। उन्होंने काफी दिनों के बाद स्वाति को देखा था, तो वह आकर गले लग गए। एक लड़का 9th में था और एक 11वीं में। दोनों छोटे ही थे। उन्हें अपने माता पिता की करनी का कोई पता नहीं था। उन्हें तो यही जानकारी थी कि स्वाति दीदी की शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में है। वह दोनों गले लगकर कहने लगे, दीदी शादी हो गई, उसके बाद से तुम घर नहीं आई, अपने भाइयों को भूल ही गई। स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। ये मासूम से बच्चे कितने प्यारे हैं, जो अभी भी अपने माता पिता के साजिश से अनजान हैं। स्वाति भी उन्हें अपने सगे भाई की तरह मानती थी और उनसे कहने लगी, अब आपकी दीदी आ गई है और हमेशा ही मिलती रहेगी। दोनों बच्चे चले जाते हैं। फिर वकील कहते हैं कि यदि आप सही तरीके से स्वाति का प्रॉपर्टी पेपर उनके हाथों में नहीं दिया तो स्वाति अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आपके ऊपर केस किया जाएगा और 420 का केस बनेगा। वह लोग डर गए और कहने लगे, मुझे प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? बेशक वह अपने माता पिता के हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती है। तो स्वाति कहती है कि जल्दी से जल्दी ये मकान खाली करवा दीजिए। वकील कहता है, हम आपको 15 दिन की नोटिस देते हैं। यदि आपने यह खाली नहीं किया तो आगे की कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। स्वाति और यश दोनों निकलने ही वाले थे। तभी स्वाति की नजर उसके पापा के ड्राइवर पर पड़ी, जिसका नाम मल्लू काका था। स्वाति उसे देखकर चौंक पड़ी। यश के पीछे छुपते हुए कहती है, यह तो जिंदा है। यश कहता है, कौन जिंदा है स्वाति? अरे वही ड्राइवर, देखो वह जो काला सा चला आ रहा है। तो कहा गया था कि मेरे माता पिता के साथ यह भी कार में खाई में गिरकर मर गया था, लेकिन यह कैसे जिंदा है? यश को भी यकीन नहीं होता कि स्वाति के साथ ऐसा हुआ। उसे यह बताया गया कि ड्राइवर मर गया, लेकिन यह तो भला चंगा है, इसे कहीं चोट और दाग के निशान भी नहीं है। स्वाति साइड में छुप जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। यस, जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है और मैंने कहते भी सुना था कि इन सब बातों का पता स्वाति को नहीं चलना चाहिए। देखो, यह ड्राइवर जिंदा है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यस कहता है, तुम साइड में छुपी ही रहो, मैं इसका पीछा करता हूँ। यश देखता है कि वह ड्राइवर चाचा के कमरे की तरफ गया। यश ने स्वाति को इशारा करके घर के पीछे वाली खिड़की के पास बुलाया, जहाँ से चाचा और उस ड्राइवर की साफ आवाजें आ रही थी। दोनों खिड़की के पास जाकर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। वह ड्राइवर गुस्से में कहता है, देखो साहब, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया। अब आप मुझे वादे के हिसाब से मुझे 10 लाख रुपए दे दो, वरना यह सारी बातें मैं जाकर स्वाति बिटिया से बता दूंगा। अरे, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी स्वाति मेरे यहाँ आई थी और उसने मुझे 15 दिन के अंदर
यह घर खाली करके जाने की नोटिस देकर गई है। मैंने तुम्हें एडवांस में 4 लाख रुपए दे दिया था। 6 लाख रुपए बाकी है, वह मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना। ड्राइवर कहता है, साहब मैं ये सब कुछ नहीं जानता। आपने जैसा मुझसे वादा किया था, यदि आप नहीं करते तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाचा कहता है, फिलहाल तुम मेरे यहाँ से जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे खुद ही यह मकान खाली करना है, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। तो ड्राइवर कहता है, आप मुझे 6 लाख रुपए दे दो, मैं यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला जाऊंगा और कभी भी स्वाति बिटिया के सामने नहीं आऊंगा। यह कहकर वह तेजी से कमरे से निकल जाता है और चाचा सोच वाली अवस्था में बैठे रह जाते हैं। स्वाति और यश को अब पूरा यकीन हो जाता है कि चाचा और ड्राइवर ने मिलकर जरूर कोई साजिश रची है, तभी तो यह पैसे मांग रहा है और चाचा को ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति तो बात करना चाहती थी उसी वक्त, लेकिन यश ने संभालते हुए कहा, स्वाति अभी अभी यह किस माहौल से बात करके निकला है, अगर तुम सामने चली जाओगी तो यह पूरी तरह से मुकर जाएगा और तुमसे कुछ बात नहीं बताएगा। ऐसा करता हूँ, यह मुझे नहीं पहचानता तो मैं इसका पीछा करता हूँ और इसके घर का पता लगाता हूँ। स्वाति ने अपने मुंह को बांध लिया। यश उसका पीछा करने लगा। वह ऑटो रिक्शा से घर के पास उतरा। स्वाति और यश बाइक में थे, लेकिन गलती से स्वाति के चेहरे का दुपट्टा हवा से उड़ गया और कल्लुक ड्राइवर ने स्वाति को पहचान लिया। वह भागने की कोशिश करने लगा तो जल्दी से यश उसे आगे आकर पकड़ लिया। स्वाति उसके पास जाकर कहती है, ड्राइवर चाचा तुम सारी बात मुझे बताओ, तुम्हारे और चाचा के बीच क्या बातें चल रही थी। तो वह कहता है, देखो बिटिया मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे माता पिता नहीं मारे गए। क्या मेरे माता पिता किसकी वजह से मारे गए? तब उस ड्राइवर को लगा कि स्वाति को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने इसे फालतू में कह दिया। बातें बनाते हुए कहने लगा, अरे मैं ये कह रहा था कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। स्वाति ने पूछा, चाचा ने तो बताया था कि गाड़ी खाई में गिर गई थी और तुम भी मर गए थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो, बताओ मुझे। वह कहने लगा, वह सब मुझे नहीं पता। तो यश ने उसे जोर से पकड़ा और कहा, अगर तुम नहीं बताते तो मैं अभी पुलिस को फोन करके और तुम्हें वहां भेज दूंगा, पकड़वा दूंगा, तब तो तुम जाकर सारी सच्चाई बताओगे। पुलिस के डर से ड्राइवर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जब तुम्हारे माता पिता दूसरे शहर में जा रहे थे तो तुम्हारे चाचा ने मुझे 10 लाख रुपए की लालच देकर कहा कि गाड़ी का ब्रेक फेल कर दो और किसी तरह से अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतर जाना और इन्हें मरने के लिए छोड़ देना। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल किया और सामने से आता हुआ ट्रक देखकर मैं दूसरी साइड में कूदकर उतर गया और गाड़ी जाकर ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई और वहीं पर उसी वक्त माता पिता की तुम्हारी मौत हो गई। फिर चाचा ने तुम्हारी कह दिया। ड्राइवर समेत तीनों लोग खाई में गिरकर मारे जा चुके हैं। आज तो तुमने मुझे गलती से देख लिया, वरना तुम भी तो यही जानती थी। मुझे माफ कर दो, भगवान ने शायद मुझे इसकी सजा दे दिया है। मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, वह 3rd स्टेज पर चल रहा है। वैसे भी मैं ये सब जाकर पुलिस को बता दूंगा। अब मेरे बेटे की जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं है, मैं जीकर भी क्या करूंगा। मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता छीन लिया और भगवान ने मुझसे मेरी औलाद, मेरे कर्मों की सजा मुझे इसी जन्म में मिल गई है। अब मैं आगे जीकर भी क्या करूंगा। अपनी आत्मग्लानि से जलने से अच्छा है कि अपने कर्मों की सजा भुगत लूं, इससे हमारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। स्वाति ने कहा, तो फिर चाचा अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले। स्वाति और यश ड्राइवर को वहां लेकर गए
ड्राइवर ने जैसा स्वाति से बताया था वही सारी बात पुलिस स्टेशन में बता दिया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए और फिर स्वाति पुलिस के साथ अपने घर पहुंच गई। वहां पर दोनों भाई भी थे, पिंटू और पंकज। पुलिस को देखकर चाचा कहने लगे, बच्चों तुम यहाँ से जाओ। तो स्वाति ने कह दिया, पिंटू और पंकज तुम लोग आज सारी सच्चाई जानो, यहाँ से तुम लोग मत जाओ। यहाँ मैं पुलिस लेकर इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे माता पिता ने मेरे माता पिता का कत्ल करवाया है। यह सुनकर चाचा कहने लगे, कैसी बातें करती हो स्वाति बेटा, कुछ दिन पहले तुम प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आई तो मैंने प्यार से दे दिया, अब तुम यह आरोप क्यों लगा रही हो? स्वाति ने कहा, चाचा अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ने सारी सच्चाई कबूल कर ली है। इस वक्त वह पुलिस स्टेशन लॉकअप में है। पुलिस भी कहने लगी कि उसका बयान लिखा जा चुका है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सच बोल दो। तो बच्चों के सामने ही चाचा ने अपनी सारी सच्चाई की पोल खोल दी। रोने लगे, मुझे माफ कर दो स्वाति, मैं तो दौलत के लालच में इतना अंधा हो गया था कि ड्राइवर के साथ मिलकर यह प्लानिंग बना डाली थी कि तुम्हारे माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए। कुछ पैसे मैं ड्राइवर को दे देता और सारी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आ जाती। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी एक शराबी के हाथ करवा दिया था कि वह शराबी हमेशा मेरे बस में रहेगा और जब तुम्हारी औलाद होगी तो उसके सहारे सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम पर करवा लेंगे। जब दोनों बच्चों ने अपने पिता और माता की सच्चाई सुनी तो वह भी रोने लगे। क्या पापा मम्मी, आपने हमारे बड़े पापा और बड़ी माँ का खून करवाया। ड्राइवर के साथ मिलकर हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमें अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे। उनकी कमी हमें कितना खलती है। आप लोग बहुत गंदे हो, हम आपसे कभी बातें नहीं करेंगे। आपने दीदी को शराबी के साथ शादी कर दिया। हम इतने भी छोटे नहीं हैं कि हम सारी बातें नहीं समझ सकते। और वह दोनों वहीं पर रोने लगी। तभी पिंटू और पंकज की माँ दोनों बच्चों के पास आकर उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है तो दोनों भाइयों ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और बोला, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप लोग बहुत गंदे हो, आप लोगों ने बहुत गलत किया है। पुलिस चाचा और चाची दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन जाने लगती है तो चाचा हाथ जोड़कर कहते हैं, अब सब कुछ तुम्हारा है बेटी, मेरे दोनों बच्चों के लिए अब तुम ही उनकी माँ हो और तुम ही उनका सब कुछ। स्वाति कहती है कि आप लोगों ने जो किया है उसकी सजा तो आप लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ कि अपने निर्दोष भाइयों का ध्यान ना रखूं। आज से पिंटू और पंकज की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन चाचा और चाची, मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप दोनों ने सिर्फ दौलत के लिए मेरे माता पिता को मरवा दिया। अरे आप एक शब्द बोले होते तो मैं वैसे भी इस प्रॉपर्टी को अपने भाइयों के नाम हंसते हंसते कर देती, क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि बेटी पराया धन होता है। जब मेरे माता पिता पिंटू और पंकज को बेटे की तरह प्यार करते थे तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम ही कर दूं। लेकिन आपने मुझे इतना सब कुछ करने का मौका ही नहीं दिया और सब कुछ बिल्कुल गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश किए। चाचा चाची को पुलिस वहां से लेकर चली जाती है। दोनों बच्चे रोते खड़े रह जाते हैं। स्वाति आगे बढ़कर दोनों भाइयों को गले लगा लेती है। यश भी वहीं खड़ा बेसब देखता रह जाता है। स्वाति यश के पास आकर हाथ जोड़कर कहती है, यश आज जो कुछ भी हो पाया है वह सब कुछ तुम्हारी वजह से। यदि तुम मेरा साथ नहीं देते तो मुझे अपने मम्मी पापा के कातिलों का अभी तक पता भी नहीं चलता। मैं तो उसी हॉस्टल में अपने ही दुख में खोई हुई पड़ी रहती। लेकिन आज तुम्हारा साथ पाकर मैं अपने मम्मी पापा के कातिलों को सजा भी दिलवा पाई हूँ।
और सारी सच्चाई का पता लगा पाई हूँ। यश कहता है, अब तुम अपना ध्यान रखो स्वाति। क्या तुम यहीं रुकोगी या हमारे साथ घर चलोगी? स्वाति कहती है, नहीं यश, अब मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ गई है। पिंटू और पंकज के एग्जाम आने वाले हैं, मैं उनके साथ ही रहूंगी। और मेरे पापा का सपना था कि मैं जिला कलेक्टर बनूं। मैंने तैयारी शुरू कर दिया है। अब मुझे मेरे पापा के सपनों को पूरा करना है। यश आज श्वेता को वहां अकेला छोड़कर जाने में बहुत दुख महसूस कर रहा था। उसने कहा, स्वाति, अपना ध्यान रखो और कलेक्टर साहिबा, अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करना। यह कहकर वह वहां से मुड़कर जाने लगा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह स्वाति से नजरें बचाकर अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है और आगे जाकर कार में बैठ जाता है और फिर वहीं पर वह दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखकर रोने लगता है। तभी पीछे से कोई उसे रुमाल देता है। यश पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कार की सीट में स्वाति बैठी थी। अरे मैडम, तुम कब आ गई? तुम तो अभी मुझे वहां नीचे बाय बोल रही थी। जब तुम नीचे सर झुकाकर रो रहे थे तभी मैं आ गई। मुझे पता है यश कि कोई भी लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर किसी लड़की की मदद यूं ही नहीं करता। मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को कॉलेज के टाइम से ही परख रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि खुद तुम सामने से बोलो, लेकिन तुम फिर विदेश चले गए और मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई। मेरे साथ जो जो बीता वह तो सब कुछ मैंने तुम्हें बता ही दिया है। लेकिन यश, क्या आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि कॉलेज के टाइम पर करते थे? यश ने कहा, स्वाति, मैं तो हमेशा से तुम्हारे ऊपर अपनी जान देता हूँ। यदि आज तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने सोच लिया था कि मैं सारी उम्र तुम्हें देखकर काट लूंगा, लेकिन किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम है। बस बस, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और एक शब्द मुझसे नहीं कह सकते थे। मुझे खुद सामने से प्रपोज करना पड़ रहा है। यश कहता है, मैडम, कलेक्टर साहिबा, बड़ी हिम्मत आ गई है आप में, जो आपने आज सामने आगे बढ़कर कह दिया। मैं तो सच में इतना डरपोक था कि कुछ कह नहीं पाया। बस दीवानों की तरह आगे पीछे घूमता ही रहा। शायद तुम आज हिम्मत नहीं करती तो मैं कह भी नहीं पाता। यह कहकर यश मुस्कुरा दिया। स्वाति अब उसके पास आकर बैठ गई थी। उसने कहा, यश, अभी मुझे बहुत जिम्मेदारी निभाना है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। दोनों भाइयों को भी उनकी पढ़ाई और उनकी देख रेख में समय देना है। यश ने कहा, स्वाति, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम अपने ख्वाबों को पूरा करो, अपने सपनों को जियो, और जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा तभी हम शादी करेंगे। हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। जब भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर वह उसके माथे को चूम लिया। फिर स्वाति कार से उतर गई और यश चला गया। दूसरे ही दिन सुबह सुबह स्वाति का दरवाजा किसी ने ठोका। स्वाति ने जाकर खोला तो देखा सामने यश की माँ खड़ी थी। स्वाति ने झुककर पैर छुआ और कहा, माँ, सुबह सुबह आप? हाँ बेटी, आज तो मैं अपनी बहू से मिलने आई हूँ। यहीं खड़ी रखोगी कि अंदर भी बुलाओगी? अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते तो मैं उनसे ही बात करती, लेकिन बेटी, इस घर में तुम ही बड़ी हो और तुम्हारा ही रिश्ता है। मैं शगुन लेकर आई हूँ। ये रहे मेरे खानदानी कंगन, जो मैं तुम्हारे हाथों में डालकर हमेशा के लिए अपना बेटा तुम्हें दे रही हूँ। तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। स्वाति ने झुककर पैर छुआ और कहा, माँ, आप मेरी माँ भी हैं और आप मेरी सास भी हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी अब माता पिता का हाथ नहीं है, तो दोनों तरफ का आशीर्वाद अब आप ही देंगी। यश की माँ शारदा जी ने स्वाति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है कि मुझे इतनी होशियार बहू मिली है।
श्वेता ने आईएएस का एग्जाम दिया और निकल भी गई। उसका इंटरव्यू भी हो गया और कुछ ही महीनों के बाद श्वेता जिला कलेक्टर बन गई। श्वेता के सपने पूरे हो गए। यह सब श्वेता की शादी हो जाती है। श्वेता ने अपने पिता की आधी प्रॉपर्टी पर महिला लघु उद्योग का निर्माण करवा दिया। बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिला। श्वेता ने ड्राइवर के बेटे की दवाइयों के पैसे भी बराबर देती रही, उसका भी देख रेख कर रही थी। इधर पिंटू पंकज की पढ़ाई पर भी उसने पूरा ध्यान दिया। श्वेता ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं कैसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी में यदि नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।